दोस्तों, विपक्षी पार्टियों के सोशल मीडिया के योद्धा पीएम मोदी को ट्रोल कर रहे हैं कि देखिए, लाल किले से पीएम मोदी ने जो भाषण दिया तो उसमें टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं किया, तो कितनी बार पीएम मोदी लड़खड़ाए, कितनी बार फंबल किया। लेकिन दोस्तों, फंबल होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है लाल किले से प्रधानमंत्री का बचकाना बातें करना। राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए, विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए प्रधानमंत्री को बचकाना बातें नहीं करनी चाहिए। पीएम मोदी के भाषण की 5 बचकाना बातों का इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। बचकाना बात नंबर 1, पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर साल 2009, साल 2010 के आंकड़ों के साथ वर्तमान समय की तुलना करते हुए क्या बोला, जरा सुनिए। 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। तो पीएम मोदी कहते हैं कि देखिए, 15 साल पहले, 16 साल पहले कितने कम इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकते थे, हमने तस्वीर कितनी बदल दी। अपने आप में कितनी बचकाना बात है, सुनकर हंसी आती है। एआई के जमाने में हम पहुंच गए हैं। साल 2009-10 में टेक्नोलॉजी आखिरकार कहां पर थी, आज कहां पर पहुंच गई है। अगर तुलना ही करना है तो आप चीन के आंकड़ों के साथ करिए। हमारी जनसंख्या तकरीबन चीन के बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में चीन में फिलहाल 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा व्हीकल हर साल बिकते हैं और प्रधानमंत्री 25 लाख के आंकड़े को इतना आगे बता रहे हैं और पूर्व सरकारों को नीचा दिखा रहे हैं। अगर तुलना करनी है, अगर आप अपने आप को विश्वगुरु मानते हैं, उसके नाम पर राजनीति की जाती है, तो आप दुनिया के बाकी देशों के साथ तुलना कीजिए जो इस मामले में आगे हैं। चीन हमसे कितना गुना आगे है? चीन हमसे करीब 5 गुना से भी ज्यादा आगे है। और आप 2009-2010 की बात करते हैं, पूर्व सरकारों को यहां पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो प्रधानमंत्री को ऐसी बचकाना बातें शोभा नहीं देती। अलग अलग समय की सरकारों की तुलना नहीं होती। इसके बाद पीएम मोदी 2036 के ओलंपिक को लेकर क्या बोलते, जरा सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। दुनिया में जो ओलंपिक के खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350 साढ़े 350 स्पर्धाएं होती हैं ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान है, बेटे हैं, उनकी तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि 2036 के ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को खोजा जाएगा। 5 साल से लेकर 15 साल के खिलाड़ियों को ढूंढा जाएगा, उन्हें 2036 के ओलंपिक के लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों, 2036 के ओलंपिक में कितना टाइम है? 10 साल का टाइम। ऐसी बात बोलने से पहले कम से कम स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट से थोड़ा सलाह मशवरा कर लेते कि मैं भाषण में ऐसा बोलने वाला हूं। मजाक बन जाता है। अगर 5 साल का कोई बच्चा है तो 15 साल का हो पाएगा। 15 साल के कितने खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं? और दूसरी बात, आप इसे 10 साल का समय नहीं मान सकते। अगर किसी खिलाड़ी को ओलंपिक में खेलना है तो कम से कम 3-4 साल पहले, यानी 2032 तक ही एक मंझा हुआ खिलाड़ी होना चाहिए। तो क्या 5 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे को भी तैयार किया जा सकता है? क्या एकदम से उठाकर वर्ल्ड क्लास बना दिया जाएगा बच्चों को? क्या ऐसा हो सकता है? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा? क्या भारत में स्पोर्ट्स के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो फेंकने में क्या जाता है? फेंकते हुए तो पीएम मोदी ने 2 बातें और बोली थी। 2024 के लाल किले के भाषण में क्या बोला था? पीएम मोदी ने दावा किया था कि 1 लाख से ज्यादा ऐसे युवाओं को बीजेपी से जोड़ा जाएगा, राजनीति से जोड़ा जाएगा, जिनका कोई राजनीति का पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है। तो ऐसे कितने लोगों को पीएम मोदी ने विधायक बना दिया, सांसद बना दिया। अब हालात ये आ गए हैं कि विपक्षी नेता, जिन्हें परिवारवाद का प्रोडक्ट पीएम मोदी बताते हैं, उनकी शादी की रिसेप्शन पार्टी में भी जाना पड़ता है पीएम मोदी को, क्योंकि बिल पास कराने हैं। तो उन 1 लाख युवाओं में से बीजेपी ने कितने युवाओं को खोज के निकाला है, कितनों को विधायक बनाया है, सांसद बनाया है? क्या इसका आंकड़ा पेश कर सकते हैं?
इसके अलावा यह भी दावा किया था 2024 में कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। लेकिन खबर क्या सामने आ रही है? कहा गया था कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी, अलग अलग कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में। लेकिन हुआ क्या? आंकड़ा यह कहता है कि 25-26 हजार युवाओं को ही मिल पाई है। अगर 2 साल में 26 हजार का आंकड़ा है, मान लीजिए 30 हजार का भी आंकड़ा है, तो 5 साल में कहां पहुंच जाएंगी? अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो 1 करोड़ तो छोड़िए, 1 लाख युवाओं को भी 5 साल में इंटर्नशिप नहीं मिल पाएगी। तो फेंकने में क्या जाता है? इसके बाद फेंकने के सिलसिले में पीएम मोदी का तीसरा बयान आप सुनिए। कोचिंग को लेकर क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि कोचिंग में माता पिता का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन अब सरकार यह व्यवस्था करने वाली है। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें करने में कितना जाता है, कितने छात्रों को कोचिंग मिलती है, कितने कामयाब होते हैं, उसके आंकड़े ही इस बात को प्रमाणित कर पाएंगे। वरना हकीकत क्या कहती है? नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि ड्रॉप आउट की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। कोचिंग तो छोड़िए, जो बेसिक सुविधाएं हैं उसके लिए जैन अल्फा सड़क पर उतरने को मजबूर है। लखनऊ में छात्रों ने सड़क जाम कर दी क्योंकि शिक्षक पर्याप्त नहीं थे स्कूल में। राजस्थान की अलवर का मामला सामने आया, जहां छात्र छात्राओं को हड़ताल पर बैठना पड़ा, नारेबाजी करनी पड़ी, यह बोलना पड़ा कि एक भी कमरा बैठने लायक नहीं है। छात्राओं का छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। तो ये देश के हालात हैं। ऐसे में कोचिंग को लेकर ऐसी बातें करना, पहले सरकारी स्कूलों को सुधार दो। लोकसभा में आंकड़ा पेश किया गया कि पिछले 10-12 साल में 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और पीएम मोदी यहां कोचिंग को लेकर प्रवचन देते हैं। लाल किले से पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बेसिक सुविधाओं के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए छात्रों को आंदोलन करने पड़ते हैं। और आंदोलन करने वालों की सोच पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी क्या कहते हैं? वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। तो पीएम मोदी का यह बयान दिखाता है कि लोकतंत्र में आवाज उठाने वालों से, आंदोलन करने वालों से, अहिंसात्मक आंदोलन करने वालों से भी पीएम मोदी कितना परेशान है। नक्सली सोच का नाम देते हैं, कभी अर्बन नक्सल कहते आए हैं, कभी आंदोलन जीवी बोल देते हैं। विपक्षी नेताओं की सोच को माओवादी सोच बताते हैं, पूर्व सरकारों को कोसते हुए। क्या लाल किले से ऐसी भाषणबाजी करनी चाहिए? जहां तक देश में शांति की स्थापना की बात है, मणिपुर जल रहा है पिछले 3-4 साल से, क्या मोदी सरकार उसको रोक पाई है? पीएम मोदी नाकाम क्यों है आखिरकार? समय के साथ बहुत सारे राज्यों में सुधार होता है, उसी रफ्तार के साथ माओवाद के मुद्दे पर भी मोदी सरकार ने काम किया है। बहुत सारे राज्यों में सुधार आया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। आप अपनी सरकार की तारीफें करें, समझ में आता है, लेकिन पिछले सरकारों की सोच को माओवादी बताना, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, छत्तीसगढ़ में अपनी लीडरशिप को खो दिया था कांग्रेस ने माओवादी हमले में, तो बहुत सारे नेता भी मारे गए हैं। तो समय का फर्क होता है, समय के साथ ऐसे मामलों में सुधार आता है। फिलहाल ऐसी बातें करने की बजाय पीएम मोदी को मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए। और लोकतंत्र में जो आवाजें उठाई जाती है वो सुधार के लिए होता है। अगर छात्र आंदोलन नहीं होता तो आपकी सरकार क्या पेपर लीक को लेकर बिल लेकर आती? छात्रों ने जो आवाज उठाई उसी का असर है कि आपकी सरकार पेपर लीक वाला बिल लाने को मजबूर हो गई। तो आवाज का सम्मान करना चाहिए। इस तरह नक्सली सोच बताना, आंदोलन जीवी बताना, यह प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। इसके बाद नारी वंदना को लेकर क्या कहते हैं, महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या बोला, जरा सुनिए। हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से
आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। तो पीएम मोदी यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमारी सरकार तो नारी वंदना वाला बिल लेकर आ गई थी, हमने तो महिलाओं को आरक्षण देने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन विपक्ष वालों ने रोक दिया। लेकिन हकीकत क्या है, जब बिल पास हुआ तो मोदी सरकार उसे लागू भी कर सकती है। जो संसद में वर्तमान सांसदों की संख्या है उसी में महिला आरक्षण बिल लागू हो सकता है। तो संख्या बढ़ाने को अनिवार्य क्यों किया मोदी सरकार ने? परिसीमन वाले बिल से आखिरकार मामले को क्यों जोड़ दिया? विपक्षी सांसद ये सवाल उठा रहे हैं। तो पीएम मोदी का इस बात को लेकर विक्टिम कार्ड खेलना, महिलाओं के बीच ये मैसेज देने की कोशिश करना कि आपके आरक्षण को विपक्षी सांसद रोक रहे हैं, यह सरासर झूठ दिखाई देता है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? लाल किले के भाषण में पीएम मोदी ने जिस तरह पूर्व सरकारों को नीचा दिखाने की कोशिश की, बात बात पर विपक्ष पर कई तंज कसे, उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।